नमस्कार साथियों। पॉलिटी का ये तीसरा लेक्चर है। हमने पिछले 2 लेक्चर पे जो बातचीत आपसे की वो हमने बात की प्रीएम्बल पर पहले लेक्चर में, और दूसरे लेक्चर पे हमने बात की संविधान हमारा उधार का संविधान क्यों है, और साथ में ये बात की कि कुछ प्रमुख संविधानों से संविधान कैसे बनता है, इसका दार्शनिक आधार क्या था, स्ट्रक्चर कैसे था और किन बातों को कहाँ से लिया गया। मुख्य मुख्य बातें मैंने आपसे बताई थी जो पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़रूरी है। तो हम पूरी तैयारी पेपर को देख कर ही कर रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा चीज़ों पर नहीं पढ़ रहे हैं कि सभी चीज़ें पढ़नी है, मैक्सिमम कवर करना है ताकि हमारे सवालों को आसानी से टैकल किया जा सके। अब इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं आपके सामने ये पॉलिटी का ये तीसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख अनुच्छेद। इससे 1 या 2 सवाल आपके डायरेक्ट आते हैं और इनडायरेक्टली आप इससे 3 से 4 सवाल और हल कर सकते हैं। मतलब ये मार्जिन जो है अनुच्छेद और अनुसूचियों का 5 से 6 सवाल, 7 सवाल, 8 सवालों तक बना रहता है। कुछ डायरेक्ट रहते हैं और कुछ इनडायरेक्टली आपको हल करने में हेल्प करेंगे। इसलिए हम अनुच्छेद और अनुसूचियों पर आज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रमुख अनुच्छेद एक दृष्टि में पहले तो मैं कुछ आपको एक बात बता दूं कि आपको अनुच्छेद 1 से लेकर 51 और 51 का यहाँ तक आप लिख लीजिए, कहीं अपने सामने कॉपी में अपने सामने दीवार पर चिपका लीजिए। जो आपका स्टडी रूम है वहाँ रख लीजिए। ये आपको पढ़ना ही है, इसको आप छोड़ नहीं सकते 1 से लेकर 51 तक। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन आप 1 से 51 अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो बहुत कुछ आपकी पॉलिटी में अनुच्छेद संबंधित या जो मेंस में आपको आंसर राइटिंग करनी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। अनुच्छेद 1 है जो बात करता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। दूसरा अनुच्छेद नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। तीसरा अनुच्छेद नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। तो संघ का नाम हम जानते हैं भारत है, भारत राज्यों का संघ। नए राज्यों का प्रवेश मतलब भारत ने कोई नया राज्य प्राप्त किया हो, जैसे हम लोगों ने सिक्किम हमारे साथ मिला था, नए राज्य का प्रवेश हुआ था। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों को, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये इन राज्यों का नए राज्यों का निर्माण हुआ और जो पुराने राज्य हैं उनकी सीमाओं में परिवर्तन हुआ। ये मुख्य मुख्य बात है। हालांकि इसको हमें पता होना चाहिए, एक ओवरव्यू हमको पता होना चाहिए, लेकिन सवालों में हमारे क्या पूछा जाता है उस पर हम ज़रा ध्यान दें। तो जो सबसे पहला पॉइंट है ये थोड़ा सा हाईलाइटेड भी है। अनुच्छेद 14 ये क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता, समानता के अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान। एक्चुअली में एक चीज़ यहाँ पर आप देखिए, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का विभेद का प्रतिषेध किया गया है। तो अनुच्छेद 15 में 5 प्रकार की बातें इसमें बताई गई। 5 प्रकार से आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। और उसके बाद अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। 17 अस्पष्टता का अंत, बहुत इम्पोर्टेंट। 18 उपाधियों का अंत, इम्पोर्टेंट। अनुच्छेद 19 ये सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक्स। अनुच्छेद 19 सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आपको
एक चीज़ थोड़ा सा जानकारी दूं, अनुच्छेद 19 और 21 ये बहुत इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं। ये अनुच्छेद इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आप जो वर्तमान के जितने भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो भी ऑर्डर्स हैं, निर्णय हैं, वो 19 और 21 को बहुत आधार बनाकर हैं। चाहे वो आपके साउथ के केरल के साउथ के शनिदेव के मंदिर का मामला हो, या आप किसी के कोई अगर बोल रहा है या कुछ लिख रहा है उसका मामला हो, या नदी के संरक्षण की बात हो, वायु के संरक्षण की बात हो, ये बहुत सारी जो बातें हैं वो 19 और 21 में ही आती हैं। इनका बहुत बड़ा विस्तार है। केवल केवल इतनी ही बातें नहीं है, इसमें बहुत कुछ अंतर्निहित बातें, इसमें बहुत कुछ शामिल हो गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के द्वारा, उनके निर्णयों के द्वारा। इसके पश्चात हम अनुच्छेद 21 का देख रहे हैं। 21 का आप समझ रहे हैं, मतलब ये इसमें संशोधन हुआ है। 6 से 14 तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और वो अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। इसी के तहत हम लोग सर्व शिक्षा अभियान ये सब मिशन चलाते हैं, ताकि 6 से 14 वर्ष तक प्रत्येक बच्चे को हम निःशुल्क शिक्षा दे सकें। और आगे इसमें बढ़ते हैं तो इसी चीज़ों में आप एक नज़र डालें। मानव दुर्व्यवहार, बलात्संग का प्रतिषेध, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, अल्पसंख्यकों के वर्गों का हितों का संरक्षण 29, 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 32 39 का, इस पर भी बहुत चर्चा होती है कि हम कहते हैं कि सबको विधिक सहायता मिलनी चाहिए, इसलिए फिर नालसा का गठन किया गया। नेशनल अथॉरिटी लीगल करके पूरा ऐसे फुल फॉर्म है नालसा का, मैं मिस कर गया हूँ इस नाम को, बहुत इम्पोर्टेंट नाम है ये। भारत में किसी प्रकार की आपको निःशुल्क विधिक सहायता चाहिए हो तो ये नालसा के माध्यम से आपको मिल सकती है। इसमें विभिन्न वकील जुड़े रहते हैं जो आपको लीगल मैटर्स में बहुत मदद करते हैं। ग्राम पंचायत का गठन, आप समझ रहे हैं ग्राम पंचायत कितनी इम्पोर्टेंट है। गांधी जी का ये उद्देश्य भी रहा कि अधिक से अधिक हम ग्राम पंचायतों को मजबूत करें, ये गांधी की विजन से ही लिया गया है। और एक सहकारी समिति, मैंने आपको पहले बताया था कि संविधान के भाग जो 9 है उसका 9 खा में समितियों की, सहकारी समितियों की बात की गई है भाग 9 खा में। तो सहकारी समितियों का संवर्धन इसमें जोड़ा गया 43 खा में। और आजकल जो हॉट टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड सेक्शन 44, ये आपको याद रखना चाहिए। और पर्यावरण पर संरक्षण, संवर्धन, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा, इस पर बहुत सारे अब नियम बने हमारे। तो 48 का ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब 51 और 51 का, इसको देख लेते ज़रा। आप आर्टिकल 50 देखिए, अनुच्छेद 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर्स। कार्यपालिका न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं करेगी और न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये प्रमुख बात है। आजकल बड़ा विवाद रहता है कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र को लेकर। और 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति। तो मैंने आपको एक यही वाली बात बताई कि आपको ये सब जो है ना, ये आपको एक ओवरव्यू रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। आप 1 से लेकर 51 का तक तो आपको पता ही होना चाहिए अनुच्छेदों में क्या कहा गया है। ये आपके प्री, मेंस और इंटरव्यू हर जगह आपके काम आएगा। तो ये भी निश्चित तौर पर आप अपने जहाँ भी डेस्क है आपकी पढ़ाई वाली, वहाँ पर इसको लगा लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर ये आर्टिकल 72
ये इम्पोर्टेंट है। इस पे आप देखिए, राष्ट्रपति जो है, कोई जो सज़ा दी गई है उसका निलंबन कर सकता है, सस्पेंशन कर सकता है, उसको छोड़ सकता है, लघुकरण या उसकी जो सज़ा है उसको कम कर सकता है। तो ये क्षमा करने की राष्ट्रपति की पावर है 72। 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। कुल मिलाकर जो मैं आपको ये एक ओवरव्यू बता रहा हूँ, वो ये बता रहा हूँ कि आप कैसे देखना है चीज़ों को, कैसे पढ़ना है। पढ़ने का मतलब ये है कि सवालों के हिसाब से कैसे पढ़ना है। अनुच्छेद तो हमारे पास 395 है और वर्तमान में तो 450 के आसपास है। हम सबको याद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ मुख्य याद कर सकते हैं सवालों के अनुसार, हमें देख कि हमारे सवाल उसमें हल हो सके। देखिए 75 75 का, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, ये याद रखिएगा। 74, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, मतलब राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी सदैव। 74 75 इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ही इसमें और भी मैंने अनुच्छेद इसमें डाले हुए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ये बजट कहलाता है, वार्षिक वित्तीय वितरण कहते हैं। एक्चुअली बजट जैसा कोई शब्द नहीं है। वार्षिक वित्तीय वितरण धन विधेयक की परिभाषा 110 में दी गई है। जब धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे तो ये शब्द दोबारा से फिर से आएंगे, वहाँ पर हम इनको विस्तार से समझेंगे। ये एक ओवरव्यू है जो हम देख रहे हैं, अनुच्छेद और अनुच्छेद में क्या बातें की गई। जैसे आपने देखा पुनर्रिव्यू की शक्ति, उच्चतम न्यायालय की रिव्यू की शक्ति, उसने जो निर्णय दिया है उसको दोबारा रिव्यू कर सकता है, ये 137 में दिया हुआ है। तो ये अनुच्छेद इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना चाहिए। कुछ अनुच्छेद मैं अब लगाते हुए चल रहा हूँ, तो पढ़ते चलेंगे। अनुच्छेद 148, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, और 155 राज्यपालों की नियुक्ति। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली, आप बड़ा विवादित आप देखते रहते होंगे। 239 का दिल्ली में विशेष उपबंध किए गए हैं, वहाँ पर विधान परिषद है, विधानसभा है वहाँ पर। तो दिल्ली से संबंध में कुछ अलग, एनसीआर के संबंध में एक जो अनुच्छेद 239 का इसमें इसके उपबंध किए गए हैं। और यहाँ पर ग्राम सभा आप देख रहे होंगे 243। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ 243, ये देखिए 243 का है, खा है, गा है, घा है, झा है, मतलब पंचायतों के गठन से संबंधित है। ये पंचायतों का गठन पूरा, फिर इसके बाद 243 में ही नगर पालिकाओं का गठन हो गया, और सहकारी समितियों की भी बात की गई है 243 में, याद रखिएगा। हम लोग केवल नगर पालिका और पंचायत समझ जाते हैं, सहकारी समितियां अगर उसमें दिया हो क्वेश्चन में तो उसको टिक भी नहीं करते, गलत हो जाएगा वो सवाल। इस प्रकार से ये जो और भी चीज़ें हैं ये देख लें। एक, इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है तो ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हो जाता है 326, व्यस्क मताधिकार। लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के लिए व्यस्क मताधिकार का जो विधिक अधिकार हमको मिलता है वो 326 से संवैधानिक अधिकार हमको प्राप्त होता है, व्यस्क मताधिकार। और आगे बढ़ते हैं। एक ये क्योंकि करंट का पार्ट है इसलिए ये भी याद रखना ज़रूरी हो जाता है। अनुच्छेद 331, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का जो प्रतिनिधित्व है वो 104 संशोधन द्वारा 2019 द्वारा इसको ख़त्म कर दिया गया है। तो 331 क्यों इम्पोर्टेंट है? आंग्ल भारतीय समुदाय का जो प्रतिनिधित्व है उसको समाप्त कर दिया गया है इसलिए। और यही चीज़ यहाँ पर भी है, राज्यों की विधानसभाओं में भी 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसको ख़त्म कर दिया गया। तो 331 और 333। और इधर देखेंगे आप तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि सब ये करंट के भाग हैं। 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, SC ST और ये OBC वर्ग के लिए आयोग। 330 का ये करंट अफेयर्स का भाग है, अभी हाल में ही इसको बनाया गया है, अब संचालन में है। और एक भाषा संबंधित अनुच्छेद है, राजभाषा आयोग 344 में है,
संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी लिपि घोषित होगी 343 है। और साथ में कुछ आपातकालीन व्यवस्थाओं के लिए भी अनुच्छेद दिए गए हैं। राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा, युद्ध एवं बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में 352, ये बाद में जोड़ा गया था सशस्त्र विद्रोह, क्योंकि 1976 में जब आपातकाल लगा तो उस समय इसका आधार दूसरा था, उसके बाद इसमें संशोधन किया गया, फिर सशस्त्र विद्रोह इसमें लिखा गया, स्पष्ट किया गया ताकि इसका मिसयूज ना हो। अब ये 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। आपने देखा होगा जब राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो सीधा शक्ति राज्यपाल में निहित हो जाती है, या राज्यपाल या राष्ट्रपति जिसको भी नामित करेगा उसके अंतर्गत फिर राज्य वो कार्य करता है। तो राज्यों पर राष्ट्रपति शासन जिसको बोलते हैं वो यही है। इसके माध्यम से राष्ट्रपति को शासन संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में शक्ति प्राप्त होती है। अब इधर देखेंगे 360 वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान। आज भी एक भी बार ये 0 बार भारत में हुआ है, आज तक कभी वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं हुआ। और 368 संविधान की संशोधन करने की शक्ति की प्रक्रिया। तो ये मैंने मोटे मोटे कुछ आपको अनुच्छेद बता दिए, ये आपको अपने सामने रखने चाहिए, और आप एक दो बार अगर इनसे संबंधित सवालों को हल कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी जो पकड़ है वो सवालों को टैकल करने में आसान हो जाएगी। आइए तो कुछ सवालों को हल कर लेते तो हमें समझ में आ जाएगा, मैं मेरी बात भी आपको समझ में आ जाएगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे यही सवाल है, नए राज्यों का गठन, चलिए मान लीजिए आप भूल गए, नहीं याद है आपको। नागरिकता मैंने आपको बताया था भाग 2 में है पिछली बार, तो पिछली बार वाला ज्ञान हमारे काम आया। मौलिक अधिकार, जब नागरिक आ जाएंगे तभी तो उनको अधिकार मिलेंगे, तो नागरिकता के बाद ही मौलिक अधिकार होना चाहिए, तो ये कहाँ पर हो सकता है, भाग 3 में हो सकता है। तो मैच कर गए। नए राज्यों का गठन, ये अनुच्छेद 3 में मैंने अभी भी आपको बताया था। और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना 323A। तो अगर कुछ चीज़ें आपको नहीं भी पता हैं तो इससे आंसर निकल आएगा। आप मान लीजिए कंफर्म नहीं, आपने कभी पढ़ा था, याद नहीं आ रहा, तो इसी तरीके से ये मेथड होता है, जो आपको आता है उससे आपको हल करना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी का 1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, नए राज्यों को शामिल करना, ठीक है। तो नए राज्यों को शामिल करना, संघ राज्य, नए राज्यों का गठन, मैंने आपको बताया कि शुरुआत के अनुच्छेद 4 ही अनुच्छेद में ये पूरी बात है। तो अनुच्छेद इसमें 1 से लेकर 4 तक में 2 दिया हुआ, अगर नहीं भी आता तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं, इसका आंसर ये होगा। मान लीजिए ये नहीं आता, छोड़ दीजिए। समता का अधिकार, ये मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 14 में है। या समानता का अधिकार जो मैंने बोली। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, मान लीजिए ये मैंने नहीं बताया, आपको याद नहीं है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये तो मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अनुच्छेद 22 है इसको हमने पढ़ा, वहाँ पर हो सकता है स्क्रॉल करने में निकल गया हो, लेकिन मैंने आपको बोला कि 1 से अगर 51 तक आप हल कर लेते तो आप ज़्यादातर सवालों में आपकी पकड़ बन जाएगी। देखिए अनुच्छेद 14 दिया हुआ, अनुच्छेद 2 दिया हुआ, अनुच्छेद 22 दिया हुआ, 3 चीज़ें आपको पता होगी तो 111 याद हो ना हो उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका आसानी से हल हो जाएगा। इसका आंसर फिर आप समझ रहे हैं, इसका सी का चौथा हो जाएगा आंसर, तो इसका आंसर बी बनेगा। आगे सवाल को हल करते हैं। ये कुछ आप देखिए यहाँ पर प्रमुख प्रमुख चीज़ें हैं। एक मैंने आपको टिक करवाया था अनुच्छेद 155,
राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। तो सी मिल गया हमको। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? 75 के तहत 75(1)(a) मैंने आपको बताया था। देखिए 2 मुझे भी पता है, मान लीजिए मुझे और सब चीज़ें नहीं पता है। अब देखते हैं इससे सवाल हल होता है कि नहीं होता। 75(2) मतलब बी का दूसरा और सी का तीसरा, बी का दूसरा सी का तीसरा। देखिए आसानी से हल हो गया बहुत, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत जो आपको नॉलेज है, जो जो सवाल आपने पढ़े हैं, उससे सवाल आसानी से हल किए जा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मैंने थोड़ा सा आपको और समानता के साथ दे दिया है कि आप इसको आसानी से समझ लें। जो मैंने ऊपर आपको बताया कि स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब है 19 से लेकर 22 तक। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपराधों के दोष सिद्धि के संरक्षण की बात है, जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार 21 का 22, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्धता से संरक्षण, जो अभी ऊपर सवाल जो था वो। इसमें देखिए समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक है। कानून के समक्ष समानता, अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, उपाधियों का उन्मूलन, धर्म, प्रजाति, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। तो ये बातें हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, मानव का किसी प्रकार से जबरदस्ती उनसे श्रम नहीं कराया जाएगा, कारखानों में बच्चों से काम नहीं किया जाएगा, या नियम अनुसार जो दिए गए हैं 18 वर्ष से बड़े बच्चे और कौन से किस कार्य में लिए जा सकते हैं उनको छोड़कर उन बच्चों से रोज़गार नहीं करवाना है। आपने कैलाश सत्यार्थी का नाम सुना होगा, इसी संबंध में उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये 25 से लेकर 28 तक, कोई भी व्यक्ति अपना धर्म अपना सकता है, उससे संबंधित पूजा पाठ कुछ भी उसको अपना काम करना वो कर सकता है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, कोई ये अल्पसंख्यक हितों के लिए है, अल्पसंख्यक हित अपना, इसमें 29 और 30 अल्पसंख्यकों के संबंध में है। पूर्णतः वो अपना इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, अपनी चीज़ों को अपना सकते हैं, उनके विस्तार के लिए कुछ काम कर सकते हैं, ये सब अल्पसंख्यकों के लिए है। तो ये जो मैंने आपको बताया ऊपर, जो मैंने बहुत सारे अनुच्छेद बताए, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है, ये आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद अब हम जो अगले टॉपिक पे चल रहे हैं वो अनुसूचियाँ। अनुच्छेद अनुसूचियाँ एक साथ ही कंप्लीट कर लेनी चाहिए। टोटल अनुच्छेद मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में 395 हैं, और अनुसूचियाँ वर्तमान में हमारे पास 12 अनुसूचियाँ। शुरुआत में 8 थी, फिर संशोधन हुआ, 9वीं आई, 10वीं आई, 11वीं आई, 12वीं आई। तो 65 अनुसूची में क्या क्या बातें दी हैं, अब बस एक बार इनका ओवरव्यू देख लेंगे क्योंकि इससे सवाल ज़रूर आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसको देखना होगा। प्रथम अनुसूची, बस आप केवल चीज़ों को पढ़ते जाइए एक बार। प्रथम अनुसूची, राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों की नाम, उनकी सीमाएं, इसमें नाम दिए हैं, उनकी सीमाएं दी हुई हैं। दूसरी अनुसूची में भत्ते विशेषाधिकार की बात की गई है, लेकिन किनसे भत्ते विशेषाधिकार, एक नज़र आप डाल देंगे, राष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लोकसभा के, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधान परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषदों के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और अनुच्छेद 148 यानी CAG, कैग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बातचीत की गई है, विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ। अभी उम्मीदवार कौन है एक नज़र डाल लेंगे, इसमें मंत्री हैं, संसद के सदस्य हैं, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी हैं, जो मतलब निर्वाचन के लिए आते हैं वो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी हैं इसमें, कैग के, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और राज्य विधान मंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी। अभी चुनाव चल रहे हैं तो अभ्यर्थी आते हैं, शपथ वपथ लेते हैं अपने तीसरी अनुसूची के तहत। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चौथी अनुसूची में राज्य केंद्र शासकों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 स्पेशल राज्य हैं
जो कि जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। इसमें अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र हैं 5वीं अनुसूची में। इसमें केवल 4 जो राज्य है इनके जनजातीय क्षेत्रों में, ये मतलब 36 अनुसूची में विशेष उपबंध किए गए हैं इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रशासन के बारे में। 7वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट, आप हमेशा पढ़ते होंगे 7वीं अनुसूची, क्योंकि इसमें संघ सूची है, इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। तो इनके बीच में, केंद्र के बीच में, राज्यों के बीच में और केंद्र राज्य के बीच में किस प्रकार के शक्तियों का विभाजन है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, वो 7वीं अनुसूची में दिए हुए हैं। 8वीं अनुसूची आपने देखा होगा 22 प्रकार की भाषाएं हैं। शुरुआत में 14 थी, फिर अब धीरे धीरे बढ़कर 22 हो गई हैं, सॉरी। और इसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली आदि ये सब शामिल हैं लास्ट में। इसको पढ़ें, ज़रा देखते हैं। 9वीं अनुसूची, ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट है, ये बड़े विवादित भी रही चीज़ें। ये माना गया कि 9वीं अनुसूची में जो सब्जेक्ट डाले जाएंगे उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, लेकिन इसको फिर केशवानंद भारती मामले के बाद में फिर बहुत सारी विवादित चीज़ें हुई, न्यायिक समीक्षा हुई, तो फिर समय समय पर इसमें परिवर्तन हुआ। लेकिन इसका आधार यही था कि 9वीं अनुसूची में वही सब्जेक्ट डाले जाएंगे जिस पे न्यायपाल का कोई हस्तक्षेप नहीं करे। ये प्रक्रिया चलती रही, लेकिन बाद में ये जुडिशियल रिव्यू में शामिल हो गई। यानी 9वीं अनुसूची में जो सब्जेक्ट हैं वो फिर से न्यायिक समीक्षा इनकी होगी, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का भ्रम मत रखिएगा, न्यायिक समीक्षा सबकी हो सकती है। फिर 10वीं अनुसूची, बहुत सारे आया राम गया राम की दल बदल की जो नीति होती है उस पर इसको 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया ताकि किसी प्रकार का दल बदल ना हो। और 11वीं अनुसूची पंचायत संबंधित है, शक्तियाँ हैं, उसमें 29 विषय हैं। इसको 1992 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और 12वीं अनुसूची नगर पालिका प्राधिकार जिम्मेदारी, इसमें 18 विषय हैं, इसमें 29 विषय हैं और 74th संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। ये तो देखिए मैंने आपको एक PDF बनाकर एक ओवरव्यू आपको मैंने दे दिया क्या है क्या नहीं, आपने इसको NCERT में ही पढ़ा होगा। और अनुसूची और जो मैंने आपको संविधान के अनुच्छेद पढ़ाए, अनुच्छेद जो आपको मैंने अभी चर्चा की 1 से लेकर 51, और जो इसके बाद भी आपातकालीन उपबंध है या निर्वाचन वाले उपबंध है या व्यस्त मताधिकार वाले उपबंध है, तो उनको भी देखना बड़ा ज़रूरी है। ये सवाल पूछे जाते हैं और निश्चित तौर पर हर साल इससे सवाल आता है मैचिंग कराने के लिए, और कुछ डायरेक्ट पूछे जाते हैं और कुछ इनडायरेक्टली आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे जिससे आपको सवाल हल करने में मदद मिलेगी। तो कुल मिलाकर ये करीब 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछना ही पूछना है, इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। छोटा सा टॉपिक है, एक बार पढ़ेंगे और 2-3 बार अगर इसका रिवाइज कर लेते हैं तो ये आपके पकड़ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, कुछ सवालों को हल कर लेते हैं इसमें। अच्छा, ये तो अभी मैंने जो पढ़ाया था अनुच्छेद वाला उसी संबंधित है। 75(1)(a) ये जो बात कर दिया है केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति की बात करता है। 148 मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का महान्यायवादी, है ना। 76 है ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक का है। 131 है ये सर्वोच्च न्यायालय का। ये आप देखेंगे तो आसानी से सब हल हो जाएगा। ये देखिए अनुसूचियों से संबंधित सवाल कितने इंपॉर्टेंट हैं। अभी मैंने 10वीं अनुसूची किससे संबंधित, दल परिवर्तन के आधार पर। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है, संघ राज समवर्ती सूची है, शक्तियों का विभाजन है। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। 9वीं अनुसूची है कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। तो कितना आसान है, टोटल 12 अनुसूचियाँ, उनके थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट आप याद कर लेंगे तो आसानी से ही कवर हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी का, ये 4th आंसर हो जाएगा इसका, डी। ऐसे इसमें है, आप इसमें खुद आप अपने मन से हल करिए। मुझे लगता है आप लोगों ने समझ गए होंगे मेरी बात को, आप हल भी कर लिया होगा अब तक आपने। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन
7वीं अनुसूची है विधायी शक्तियों का वितरण, 9वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची भाषाएं, 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। बस हो गया, सिंपल तो है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? सी आंसर बन जाएगा इसका। ऐसे ही अब ये देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट, मैंने आपको ये जानबूझकर ये मैंने सवाल डाला ताकि आप इसको समझें कि आपने जो पुराना पढ़ा हुआ है कितना इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए भारत के संविधान में 20 भाग है। मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि 20 भाग, चलिए आपको ये नहीं पता, चलिए भूल गए, नहीं हमको याद है, ठीक है। मैंने लेकिन आपको पढ़ाया 22 भाग है, 390 अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद हैं, मान लीजिए ये आपको याद है। तो 395 अनुच्छेद हैं तो बी ऑप्शन गलत हो जाता है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो केवल सी बचता है, आंसर आ गया। और इसमें जो तीसरा वाला पॉइंट है उसको ज़रा पढ़िए। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। संविधान में कोई चीज़ अगर हटाई जा रही या जोड़ी जा रही तो उसके लिए संविधान संशोधन अधिनियम लाया जाएगा। तो अनुसूची भी अगर जोड़ी जाएगी तो नियम लाया जाएगा। जब पहला संविधान बना हमारा तो उसमें केवल 8 अनुसूचियाँ थीं, 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे। अब थोड़ा सा परिवर्तन इसमें हो गया है, ये करीब 25 हो गए हैं, ये 450 के अनुसार संख्या में हो गए हैं और ये 12 हो गए हैं ये वर्तमान में। तो मैं आपको यही बता रहा था कि मतलब आप अगर छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो ये आसानी से इसको हल कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। हाँ, तो आज हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मैंने आपको इसमें पूरी एक चर्चा की, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया, मैं चाह रहा था कि दोनों एक साथ कवर करूं क्योंकि अनुच्छेद अनुसूचियाँ एक साथ ही जुड़ी हुई चीज़ें हैं ना। अनुच्छेद अनुसूचियों को एक साथ पढ़ना चाहिए, थोड़ा सब्जेक्ट उनके देख लेने चाहिए कि अनुच्छेद 1 में क्या किया गया है, अनुसूची में क्या बताया गया है। तो ये मेरा ओवरव्यू था पूरा एक इस पर, और इस पर मैंने थोड़ा बहुत सवाल आपसे करवाए। ठीक है, अगले पॉलिटी के अगले लेक्चर में हम लोग जल्दी मिलेंगे और धीरे धीरे अपने चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, है ना। बस ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।